लो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? की हालचाल? रउआ लोग कैसन बानी? केम छो? मजा मारो फटाफट से आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी सहेली, बाबू जानू सोना सबको कर दीजिए शेयर, सबको बुला लीजिए क्योंकि आ चुकी हैं आपकी अपनी सबसे प्यारी बायोलॉजी फैकल्टी निधि मैम लेकर के बायोलॉजी का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, हाँ जी, आज हमारा 15 बैच का पहला क्लास है। इसके बाद की क्लासेस एप्लीकेशन पे चलेगा। ये पहली क्लास यूट्यूब पर है। जैसा कि हमने अपने लॉन्चिंग में कहा था कि बैच खरीदने से पहले वो एक कहावत ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, सेम उसी तरीके से पहले मेरी क्लास करो फिर बैच खरीदने की बात करो। तो आप लोग पहले हमारी क्लासेस देख लो, हम लोग किस तरीके से आपको बैच में पढ़ाने वाले। अगर आपको लगता है कि हाँ कंटेंट में दम है, आपको लगता है कि हाँ निधि मैम से पढ़कर हम अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो आप बिल्कुल परिश्रम बैच में हमसे पढ़ सकते हो। अगर लगता है नहीं कोई काम का नहीं है तो फिर रहने देना, है ना? ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार सारे लोग यस मैम कहकर बता दो, जो जो आ चुके हैं। स्टार्ट करें क्लास। आर यू रेडी गाइस? जो जो तैयार है एक बार वो आग वाला इमोजी डाल दो। ठीक है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। और जो लोग हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, उनके पास जो चीज नहीं है उसी को दिमाग कहते हैं। बोलिए वाह 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 वाह। ठीक है, तो भैया जिसके जिसके पास दिमाग है प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। देन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक बार हम भी अपने अपने YouTube पर हम खुद भी अपना क्लास ओपन करते हैं। तो ये हमने स्टार्ट कर लिया। ओके, तो नाउ अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मेरे दोस्त, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे फूल के बारे में। फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए। क्लास है निधि मैम का, आनंद लीजिए। और इसी के साथ हम पुष्प को स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा चैप्टर नंबर 1, अगर आप जब भी बायो को स्टार्ट करोगे, जितने भी हमारे यूपी बोर्ड के रसगुल्ले हैं, तो मेरे दोस्त चैप्टर नंबर 1 का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्या नाम है? पुष्पीय पादपों में। प्लीज मेरी राइटिंग को सीरियस मत लीजिएगा, हमको पता है मेरी राइटिंग टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा बकवास है, ठीक है, लेकिन फिर भी समझ में आ सकता है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये हमारे चैप्टर का नाम है। देखो हम अब बाकी टीचर्स का कैसे पढ़ाने का तरीका हमें नहीं पता, लेकिन आप लोग मेरे तरीकों को जान लो क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एक साल आपको हमसे पढ़ना है। हम 3 तरीके से पढ़ाते हैं। देखो पहला चीज क्या है, हम आप लोगों का याद रखना, जो चीज भी पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में उसको रिवाइज कराएंगे। यानी आज की क्लास में हम जो भी पढ़ाएंगे ना, जब हम लेक्चर नंबर 2 लेंगे उसमें पहले हम रिवीजन कराएंगे। मेरा आदत होता है रिवीजन का, बिकॉज आपने सुना है प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना परफेक्ट बनोगे। तो वही चीज हम करने वाले हैं, आपको बार बार प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ठीक है, जो इसमें लिख रहा है योगेश सर, बच्चा आप बैच नहीं खरीदो तो कैसे पता चलेगा? योगेश सर की क्लास एप्लीकेशन पर हमसे पहले हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर वह बच्चा नाम लिखेगा जो हमारा क्लास नहीं किया है। ठीक है, जो जो हमारा क्लास किया हुआ है, हमारे बैच में बैच ज्वाइन कर चुका है, वो उसको पता है कि योगेश सर की क्लासेस बैच पर जा चुकी। ठीक है, नालायक कहीं के, बस नाम लिखने आता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। पढ़ाई करना होता है योगेश सर से, तो अब तक मैं बैच में आ चुके होते, बैच की क्लासेस कर चुके होते, घोचा कहीं का। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखो हमारे चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब कहोगे मैम बार बार चैप्टर का नाम क्यों बोल रही हूँ? है इसलिए बोल रहे क्योंकि इस नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। इस नाम में आपको बहुत कुछ छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या छुपा है? तो देखो जैसे किसी का नाम कलुआ है, आप जब हमसे पढ़ोगे तो हम एक नाम बार बार लेंगे, वो है कलुआ। तो अगर किसी का नाम कलुआ है तो कलुआ नाम से क्या पता चल रहा है कि वो काले रंग का है, वो बहुत सुंदर है ना? वो क्या है? सुंदर है, काला रंग का है। उसी तरीके से जैसे कलुआ नाम से काले रंग का बोध हुआ, उसी तरीके से पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इससे क्या क्या पता चल रहा? तो इससे पहला चीज पता चल रहा पुष्पीय पादप। पहली चीज हमको क्या पता चली? पुष्पीय पादप यानी ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाया जाता है। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाया जाता है हम उन्हें क्या कहेंगे? पुष्पीय पादप कहेंगे। पहला चीज। दूसरा लैंगिक जनन। लैंगिक का मतलब क्या होता है? जब 2 लोग मिलकर संतान बनाए, है ना? जब 2 लोग मिलकर संतान बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? याद रखना, लैंगिक जनन कहा जाता है जब नर युग्मक और मादा
युग्मक मिलकर संतान बनाएंगे, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर संतान बनाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, लैंगिक जनन कहते हैं। तो इसमें से हमको क्या क्या चीजें पता चला? सबसे पहली चीज याद रखना, इसमें हम एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे बार बार। इस चैप्टर में एक शब्द का इस्तेमाल बार बार होगा, उस शब्द का नाम है आवृत बीजी पादप। अब किसी को पता है आवृत बीजी पादप किसे कहते हैं? मतलब ऐसा पादप जिसका बीज आवरण से ढका होता है, ऐसा बीज, ठीक है, ऐसा बीज क्या होगा? जो आवरण से ढका होता है, हम उसे क्या कहते हैं? आवृत बीज कहते हैं। यानी जो फल के अंदर पाया जाएगा, है ना, जो फल के अंदर पाया जाएगा, हम उसे क्या कहेंगे? आवृत बीजी कहेंगे। हम उसे क्या कहेंगे बच्चा? आवृत बीजी कहेंगे। ये आपको याद रखना है। तो हमने क्या क्या बताया? सबसे पहली चीज, आवृत बीजी पादप किसे कहते हैं? ऐसे पादप जिनके बीज आवरण से ढके होते हैं, क्या कहलाता है? तो याद रखना, आवृत बीजी कहलाता है। क्या कहलाता है? आवृत बीजी कहलाता है। अब तो ये शब्द हो गया। दूसरा, इन जितने भी आवृत बीजी पादप होते हैं ना, ये क्या करते हैं? पुष्प उत्पन्न करते, इनमें पुष्प पाया जाता है, ठीक है। आवृत बीजी पादपों में क्या होता है? पुष्प होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला, आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। अब ये समझो, इसको भी बहुत अच्छे से समझना होगा। चैप्टर नंबर 1 पढ़े होते तो लैंगिक आपको समझ में आता, जो आप लोगों का कट हो चुका है, जीवों में जनन चैप्टर कट हो चुका है, ये बिहार में है, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कराएंगे, ठीक है। तो लैंगिक जनन क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे ये जनन क्या है, ठीक है। हमको लैंगिक से पढ़ने से पहले हमको जनन को समझना होगा। जनन का मतलब होता है अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए, अपने समान संतानों को उत्पन्न करना, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान संतानों को उत्पन्न करना, इसी को जनन कहा जाता है। कोई आपसे पूछे जनन क्या है, तो सिंपल सा जवाब देना, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान संतान को उत्पन्न करना, हम इसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखना? अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान संतान को उत्पन्न करना, अपने समान संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाता है? तो सिंपल सा जवाब है, जनन कहलाता है। अब इसमें एक और चीज है, जनन तो समझ में आ गया कि जनन का मतलब होता है अपनी पीढ़ी को चलाना, ठीक है। जनन का मतलब क्या होता है? अपनी पीढ़ी को चलाना, ठीक है। लेकिन लैंगिक जनन क्या है? अगला सवाल है, लैंगिक जनन क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अंदर से निकलेगा, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो देखो, जब जनन हमारा 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक, ठीक है। जनन कितने प्रकार का होता है? तो याद रखना, इसको नीचे रखिए ताकि हमको दिखे ना लाइव कितने बच्चे हैं, नहीं देखना है, ठीक है। तो याद रखना, जनन आपका मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। यहां पर हम लिख भी देंगे, जनन आपका कितने प्रकार का होता है? तो जनन याद रखिएगा, जनन आपका 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक, ठीक है। पुष्प पर आने से पहले बच्चा हम पूरा बेसिक्स पूरा क्लियर रखेंगे, हम नहीं चाहते कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में थोड़ा सा भी रहे, ठीक है। तो देखो, जनन हमारा मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक का मतलब होता है जब 2 लोग मिलकर संतान बनाए। 2 लोग का मतलब जिसमें नर भाग भी हो और मादा भाग भी हो। जब नर और मादा
मिलकर संतान बनाते हैं, यानी जब इसमें क्या होगा, नर युग्मक बनेगा, नर भाग का मतलब जिसमें नर युग्मक बने, मादा भाग जो मादा युग्मक बनाए, जब ये दोनों मिलकर संतान बनाते हैं तो हम इसे कहते हैं लैंगिक। और जब कोई अकेले संतान बना दे, जिसमें निषेचन ना हो, जिसमें युग्मक ना बने, तो उसे कहते हैं अलैंगिक। ठीक है, तो जनन हमारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक बच्चा याद रखना, लैंगिक का मतलब होता है जब 2 लोग मिलकर संतान बनाए, और अलैंगिक का मतलब होता है जब अकेले संतान बने। ठीक है, तो ये सभी को याद रखना है। हाँ, यहां तक सबको क्लियर है। तो अब देखो, हम आज के क्लास में सबसे पहले हमने आपको बता दिया पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये चैप्टर क्या कह रहा है। इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि आखिर जितने भी फूल वाले पौधे, ऐसे पौधे जिनमें फूल पाया जाता है, वो कैसे लैंगिक जनन करते हैं, वो कैसे लैंगिक जनन करते हैं, हमको यही पढ़ना है। ठीक है, हमको क्या करना है, यही पढ़ना है। बोलो क्लियर है? जी मैम, जी मैम। अनस जी बच्चा, आपको ना यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, आपको बैच में आना पड़ेगा, है ना। अगर आपको करना है तो बैच की क्लासेस करनी पड़ेगी, बैच लेना पड़ेगा, फिर आपको क्लासेस मिल पाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्या अगली क्लासेस तभी देख सकते हैं जब बैच लेंगे? हाँ जी विपिन जी, अच्छा यही तो दुख है। ठीक है, आपको परिश्रम बैच में आना पड़ेगा। ठीक है, अरे काहे 100 रुपए बचा करके तुम इतना फूक डालते हो जी, है दिवाली होली त्योहार के नाम पर पैसा फूक देते हो तुम लोग, है पढ़ाई के लिए नहीं खर्चा कर सकते, पूरा 1 साल पढ़ने वाले हो 1800 रुपया में। हमको लगा घाटा का सौदा नहीं है जी, तो 12 से डिवाइड करो, 1 महीना का फीस ऑफलाइन में 800 रुपए 1000 देते हो। ठीक है, बहुत हद्दा हद्दी। हमारे समय में हमें याद है 1000 रुपए कोचिंग का फीस लिया जाता था, अब तो बढ़ भी गया होगा, है ना। 1-1000 दे सकते हो, 12 महीने का 12,000 रुपए, लेकिन 1800 रुपए में ऑनलाइन पूरा 1 साल नहीं पढ़ सकते। बहुत दुख की बात है। चलिए यहाँ पर आइए, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन समझ में आ गया। इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाया जाता है वो कैसे लैंगिक जनन करते हैं, यानी कैसे 2 लोग मिलकर के संतान बनाते हैं। अब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं पुष्प की संरचना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आवृत बीजी पौधा किसे कहा जाता है? तो आवृत बीजी पौधे, इनमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। क्या होता है इनमें? लैंगिक जनन होता है, क्योंकि इनमें पुष्प पाया जाता है। क्योंकि इनमें क्या होता है, पुष्प पाया जाता है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो पुष्प हमारा कुछ इस प्रकार का, अगर आप एक फूल को देखो, अगर आप एक फूल को देखो तो आपको फूल बच्चा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। इस फूल में 4 चीजें होती हैं। ठीक है, इस फूल में मुख्यतः 4 चीजें होती है। कौन कौन सा? सबसे पहले देखो, उन 4 चीजों को पढ़ने से पहले ये जो आपका जिसपे टिका हुआ है, ठीक है, पुष्प जिसपे टिका हुआ है, आप कभी पुष्प लेते हो, किसी को फूल देते हो, ठीक है, ठीक है, ये जैसे हम आपको फूल दे रहे हैं, ये रहा आपके लिए फूल। तो फूल में नीचे की तरफ जो फूला हुआ भाग है ना, जिसपे पूरा फूल टिका होता है, देखो ये फूल है, नीचे देखो ये वाला भाग, इसे कहते हैं पुष्पासन। इसे क्या कहा जाता है? पुष्पासन। यहां लिखेंगे पुष्पासन, ये हो गया आपका। अब आगे बढ़िए, पुष्पासन के बाद ये जो हरे रंग की पत्तियां दिखाई दे रही, इसे कहते हैं बाह्य दल पुंज। इसे क्या कहा जाता है? याद रखना, इसे कहते हैं बाह्य दल पुंज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया? देखो, सबसे पहले पुष्प जिस पे टिका है उसे पुष्पासन कहेंगे। फिर ये जो हरे रंग की पत्तियां दिखाई दे रही, हरे रंग की जो पत्तियां हैं, उन्हें कहते हैं हम क्या? बाह्य दल पुंज। क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज कहेंगे। फिर उसके बाद एक पुष्प में जो रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं, कलरफुल, ठीक है, कलरफुल पत्तियां होती है ना, कोई फूल ले लो, गुलाब का कोनो फूल लो, जो आपको गुलाब के फूल में लाल रंग का दिखाई देता है, गेंदा के रंग में पीला रंग का दिखाई देता है, अड़हुल में लाल रंग का दिखाई देता है, लोटस में गुलाबी रंग का दिखाई देता है। जो पंखुड़ी है जी, नहीं समझे? अरे जो लड़की लोग होती हैं, जब उनको प्यार में पड़ जाती हैं तो ऐसे तोड़ती है ना, वो कलुआ हमसे प्यार करता है? नहीं करता है। कलुआ हमसे प्यार करता है? नहीं करता है। ऐसे तोड़ तोड़ के पूछती है, और अगर अंत में आ गया कलुआ हमसे प्यार नहीं करता है, तो उसके बाद भैया कलुआ दुनिया में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसा प्लीज जितने भी कलुआ लोग देख रहे हैं, लड़कियों से पंगा मत लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको बस समझाने के लिए हमने बताया कि जिस पंखुड़ी को तोड़ रही है कलुआ का दुनिया से हटाने के लिए, उस पंखुड़ी को हम दल कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दल, यानी दल पुंज कहते हैं। यह हो गया
कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद आइए, ये देखो, ये हमारा जो आपको लंबा लंबा भाग दिखाई दे रहा है ना, इसे कहते हैं पुष्प का नर भाग। ठीक है, नर भाग यानी पुमंग। देखो नाम से समझ में आ जाएगा, पुमंग। ठीक है, पुरुष, पु से पुरुष होता है, पु से पुरुष होता है ना, पु से पुरुष, पु से पुमंग। ठीक है, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। और पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। बताओ यहां तक में केहू को दिक्कत है? यहां तक हमारा बात समझ में आया कि नहीं? अगर आ गया तो आगे बढ़े, वरना रुक जाएंगे। बोलो भैया, यहां तक हमारा बात समझ में आया? पुष्प में जो हरे रंग की पत्तियां हैं उनको कहते हैं बाह्य दल पुंज। पुष्प में जो रंग बिरंगी पत्तियां हैं उन्हें कहते हैं दल पुंज। पुष्प का नर भाग कहलाता है पुमंग, पुष्प का मादा भाग कहलाता है जायांग। ये पुष्प के 4 मुख्य भाग हैं। ये क्या है? पुष्प के मुख्यतः 4 भाग हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब देखो, इनको ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। अब ग्रुप से एक और चीज, बच्चा उसको समझाने से पहले एक और चीज, जैसे क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे, देखो यहाँ पे इतने सारे लोग देख रहे, इतने सारे बच्चे हमारा क्लास अभी देख रहे हैं, तो हम तुम लोगों को क्या कहते हैं? रसगुल्लो, है ना? हेलो मेरे रसगुल्लो, बिना कंजूसी की ये लाइक का बटन दबा दीजिए और एक बार अपने दोस्त को शेयर करके बुला लीजिए, क्योंकि अभी भी कलुआ फरार है। तो प्लीज इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर कलुआ तक पहुंच जाए। तो फटाफट से एक बार आपके व्हाट्सएप पर, आपके इंस्टा पर, आप जिस भी ग्रुप में हो, जहां जहां आपको लगता है कलुआ मिल सकता है, उस जगह पर मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। ठीक है, अभी हम कहाँ थे? कलुआ पर नहीं थे, भुलवा दिए जी, रसगुल्लों पे थे। हाँ, अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो हम उनको रसगुल्ला कहते हैं, लेकिन अगर एक बच्चे की बात करेंगे तो उसका नाम लेकर कहेंगे, अरे खलुआ कहाँ जा रहे हो जी, अरे ढकनुआ कहाँ जा रहे हो जी, अरे फलनी कहाँ जा रही हो जी, इसे ना बोलेंगे। अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो कहेंगे अरे रसगुल्लो कहाँ जा रहे हो। लेकिन अगर एक बच्चा होगा तो हम उसका नाम लेकर बोलेंगे, है ना? हम उसका नाम लेकर बोलेंगे। बस उसी तरीके से याद रखना है। अगर एक पुष्प में ढेर सारा हरे रंग का पत्ती है तो उसे बाह्य दल पुंज कहेंगे, लेकिन अगर एक पत्ती है हम उसे बाह्य दल कहेंगे। क्या कहेंगे? हम उसे बाह्य दल कहेंगे। ये सभी को याद रखना है। सेम उसी तरीके से एक पुष्प में ढेर सारी रंग बिरंगी पत्ती है तो हम उसे क्या कहेंगे? दल पुंज कहेंगे। अगर एक पुष्प में ढेर सारी पत्तियां हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? दल पुंज कहते हैं। लेकिन अगर एक पत्ती है तो हम उसे क्या कहेंगे? दल कहेंगे। क्या कहेंगे? दल कहेंगे। सेम उसी तरीके से अगर एक पुष्प में ढेर सारा नर भाग है, ढेर सारा नर भाग है तो हम उसे पुमंग कहेंगे, लेकिन अगर केवल एक नर भाग है तो हम उसे पुंकेसर कहेंगे। क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। उसी तरीके से अगर एक पुष्प में ढेर सारी मादा भाग है तो हम उसे जायांग कहेंगे, लेकिन अगर एक है, ठीक है, अगर एक है तो हम उसे क्या कहेंगे? स्त्री केसर कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे बच्चा? स्त्री केसर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? स्त्री केसर। स्त्री केसर, ये आपको याद रखना है ना? ये बच्चा आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखो, पहला हमने क्या बताया? पुष्प। अगर आपसे कोई पूछे पुष्प क्या है, कोई पूछे पुष्प क्या है, तो क्या बोलोगे? पहला चीज देखो, हमको लिख लिख कर पढ़ाने का आदत है, तो किसी को हमारी राइटिंग से दिक्कत होगा तो भैया जयराम जी की हम क्या कर सकते हैं, है ना? हम लिख लिख कर, हमको पढ़ाने का बचपन से आदत है। कोई पूछे पुष्प क्या है तो पहला चीज, यह तने का रूपांतरित प्ररोह है। यह तने का रूपांतरित प्ररोह है। ठीक है, कभी बिया लगाए हो? कभी तुम लोग बिया देखे हो? बिया, आप कभी बिया को मिट्टी में रोपना, जैसे ही बिया को मिट्टी में डालोगे उसको पानी मिलेगा, नमी मिलेगा, जल मिलेगा, सूर्य का प्रकाश मिलेगा। जब ये सारी चीजें मिलेंगी ना, जब ये सारी चीजें मिलेंगी तो ये क्या होगा? अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित जब होगा तो इससे 2 भाग निकलते हैं। ठीक है, एक होता है प्रांकुर, इसको प्लूम्यूल कहते हैं, और एक होता है मूलांकुर, इसको रेडिकल कहते हैं। ठीक है, मूलांकुर। ये 2 चीजें याद रखना है। एक बिया को अगर हम मिट्टी में रोपेंगे तो इसके 2 भाग, प्रांकुर और मूलांकुर। प्रांकुर बच्चा ये आगे चल करके तना, पत्ती, फूल इनका निर्माण करता है, और मूलांकुर आगे चल करके जड़ का निर्माण करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब आप बिया को मिट्टी में रोपोगे, उसको क्या करोगे? अच्छे से जल, वायु, सूर्य का प्रकाश सब मिलेगा,
वो अंकुरित होगा, अंकुरित होकर याद रखना प्रांकुर वाले भाग से तना पत्ती का निर्माण होगा और मूलांकुर वाले भाग से जड़ का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? जड़ का निर्माण होगा। तो इसी से आपका डेफिनेशन बनेगा पुष्प क्या है? तो यह तने का रूपांतरित प्ररोह होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, यह आवृत बीजी पादपों का जननांग होता है, यानी वहां जहां जनन की क्रिया, जैसे हमारी आंखों का काम क्या है? आंखों का काम क्या है? लड़की कमाल रे अखियों से गोली मारे, गोली मारने का काम है? आपको क्या लगता है अगर आंखों से कोई गोली मारे तो आप बताओ, जितने हमारे आर्मी पे लोग हैं, आर्मी इतने सारे शहीद हो गए, वो भैया शहीद होना बंद कर देंगे। वो सब पाकिस्तान वालों के सामने हम लड़कियों को खड़ा कर देंगे, कहेंगे कि भैया लड़की कमाल अखियों से गोली मारे, ये सब गोली मार के पाकिस्तान वालों को उड़ा देंगी। बट ऐसा नहीं होता है, सिर्फ गाने में कहा गया है लड़की कमाल अखियों से गोली मारे। कोई लड़की कमाल की नहीं होती जो गोली मार दे, ठीक है? ये इम्पॉसिबल है। हमारी आंखें AK-47 थोड़े ना है ना, मटर की तरह तो आंखें हैं, निकालने तो बस डायल लगेंगे हम लोग, ठीक है? इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, रात में भले अंधेरा में कोई हम लोग को देख ले तो डर जाए, इतना काम कर सकता है हमारा आंख, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, ठीक है? बाकी मेरी आंखें तो फिर भी ठीक है, अंधेरे में हम डरा नहीं सकते हैं। छोड़ो, अभी आंखों को हटाओ। हाँ, कहाँ थे? आंखों का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना और मुंह का काम है चपड़ 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 मेरी तरफ बोलना, है ना? तो ये सारा काम हमारा शरीर करता है, हर अंग का अपना अपना काम है। उसी तरीके से पेड़ पौधों में भी बहुत सारे अंग होते हैं। अगर आप एक पौधे को देखोगे, अगर आप क्या करोगे, एक पौधे को देखोगे, मान लो हम एक पौधा बना रहे हैं, तो इसमें क्या है? इसका अलग अलग काम है, इसके अलग अलग भाग है। जैसे ये जड़ कहलाता है, ऊपर वाला भाग तना कहलाता है, ये पत्तियां कहलाती हैं, ये हमारा फूल कहलाता है, ठीक है? ये हमारा फल कहलाता है, इस तरीके से, ठीक है? एक पुष्प के क्या है? बहुत सारे भाग है, जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, फल होता है और फूल होता है। जो ये फूल है ना बच्चा, इसको जननांग कहा जाता है, इसे जननांग कहा जाता है, क्योंकि यह जनन की क्रिया करता है। क्योंकि यह क्या करता है? याद रखना, यह जनन की क्रिया करता है, ठीक है? तो पुष्प क्या है? पौधों का जननांग है। कोई पूछे पुष्प क्या है तो लिख लेना, यह पौधों का जननांग है। जननांग का मतलब होता है वो अंग जहां जनन की क्रिया होगी, ठीक है? जननांग का मतलब क्या होता है? वो अंग जहां पर जनन की क्रिया होगी। क्या होगा? जहां पर जनन की क्रिया होगी, हम उसे क्या कहते हैं? याद रखना, जननांग कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? जननांग कहते हैं। चलो, ये हम सबको समझ में आ चुका। फिर हमने आपको पुष्प के बारे में पढ़ाया। एक पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, ठीक है? देखो, पुष्प का डायग्राम बनाने आना चाहिए। सबसे पहले ऐसे घड़ा बनाना, फिर ऐसे नरभाग बनाना इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से फिर नीचे पुष्पासन बनाना, फिर बच्चा पुष्पासन के बगल में ऐसे ऐसे पंखुड़ी बनाना, हरे रंग की पत्तियां, और फिर रंग बिरंगी पत्तियां बनाना, जिसको हम कहते हैं दलपुष्प, है ना? ये हमारा एक पुष्प है, ठीक है? अब देखो, पुष्प हमने बताया, पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प हमारा 2 प्रकार का होता है। कैसा कैसा? एक होता है एक लिंगी पुष्प और दूसरा होता है द्विलिंगी पुष्प। ये दोनों आपको समझना होगा। एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प क्या है? एक लिंगी पुष्प का मतलब होता है ऐसा पुष्प जिसमें या तो नर भाग होगा या तो मादा भाग होगा, ठीक है? जिसमें क्या होगा? कोई एक होगा। जैसे आप अपने आप को शीशा में देखो, या तो आप लड़का हो या तो आप लड़की हो। भैया एक ही चीज ना हो जी, दोनों थोड़े ना हो सकते हो। तुम एक ही हो, या तो नर हो या तो मादा हो, इसको कहते एक लिंगी। ऐसे ही हमारा फूल होता है। अगर किसी फूल में केवल नर भाग है या केवल मादा भाग है तो ऐसे फूल को कहा जाता है एक लिंगी, ठीक है? ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा में से केवल एक भाग प्रेजेंट होगा, ऐसा पुष्प जिसमें नर एवं मादा में से, ऐसा पुष्प जिसमें नर एवं मादा में से केवल एक भाग प्रेजेंट हो, ठीक है? ऐसा पुष्प जिसमें नर एवं मादा में से केवल एक भाग उपस्थित हो
एक लिंगी पुष्प कहलाता है। एक लिंगी पुष्प कहलाता है, ठीक है। और दूसरा होता है द्विलिंगी पुष्प, ठीक है। एक लिंगी का एग्जाम्पल याद रखना, पपीता, खजूर, ये सब क्या है, एक लिंगी है। द्विलिंगी का मतलब होता है ऐसा पुष्प जिसमें नर भाग भी हो और मादा भाग भी हो, दोनों। ऐसा पुष्प जिसमें नर भाग भी प्रेजेंट हो, जिसमें मादा भाग भी प्रेजेंट हो, दोनों हो, हम उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं, है ना। द्विलिंगी का उदाहरण पपीता ही। कौन, राकेश मारेंगे ना, इतना दौड़ा दौड़ा के बेटवा, है ना। कुल दिमाग जो साइड में इधर उधर घुस गया है सब बीच में आकर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। द्विलिंगी का एग्जाम्पल पपीता होगा, नालायक कहीं के। एक लिंगी का ना होगा, द्विलिंगी का कब से पपीता हो गया। भाग, उल्टा सीधा पढ़ रहा है। कहां पढ़ रहे हो जी, सही जगह से पढ़िए, परिश्रम बैच। और मैं निधि मैम और योगेश सर बायो पढ़ाते हैं, ठीक है। वो जगह से पढ़िए, बाकी जगह से नहीं, ठीक है। चलिए अभी आपका मन जहां से पढ़ना पढ़िए, हम तो अपना प्रचार किए हैं, ठीक है। द्विलिंगी पुष्प याद रखना, ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाएंगे। ऐसा पुष्प जिसमें नर एवं मादा, ऐसा पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। ऐसा पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मटर, गुड़हल, ये सब याद रखना। गुड़हल, सरसों, ठीक है, मक्का, ये सब याद हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। कोई को दिक्कत, परेशानी, समस्या तो बताइए। हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर है। मैम आपका नोट्स कब मिलेगा, बच्चा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जब हम चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको तुरंत उसका नोट्स दे देंगे, ठीक है। एक एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, उस चैप्टर का नोट्स आपको मिलता रहेगा, तो चिंता नहीं करना है, डोंट वरी, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है। उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, सुनील पिंजारकर जी, बेटा पढ़ लो। ये द्विलिंगी को उभयलिंगी कहते हैं, नालायक हैं। जैसे पागल को पागल और मैड मतलब भी पागल, सेम उसी तरीके से द्विलिंगी का मतलब भी होता है जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाया जाए, और उभयलिंगी का मतलब भी वही होता है जिसमें नर और मादा दोनों पाया जाए। समझ में आया। चलिए आगे बढ़िए। तो देखो, हम आपके सामने एक पुष्प बना है। ये पुष्प कैसा है, कौन बताएगा, जल्दी बताइए। हमने कहा पुष्प दो तरह का होता है, एक लिंगी और द्विलिंगी। जरा आप लोग अपने नयन का इस्तेमाल करिए, अपनी आंखों का इस्तेमाल करिए देखने के लिए। हमें नहीं देखना है, हमको देखोगे तो भैया पढ़ाई से भटक जाओगे। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ इस पुष्प को देखिए और बताइए ये कैसा पुष्प है। ये एक लिंगी पुष्प है या द्विलिंगी पुष्प है। जल्दी जल्दी कमेंट में अपना जवाब दीजिए फटाफट से। चलिए चलिए, आपके पास मात्र 20 सेकंड का समय है। 20 सेकंड में अपना जवाब दीजिए और 7 करोड़ जीत के जाइए, ठीक है। अभी आपको अपना QR कोड देंगे, आप लोग अपना अपना पैसा डाल दीजिएगा, जिसके अकाउंट में जितना जितना पैसा है, ठीक है। चलो, द्विलिंगी, द्विलिंगी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। लगभग हमको लग रहा है हर एक बच्चे का जवाब आ रहा, ठीक है। द्विलिंगी, बहुत अच्छा जवाब। सभी लोग का जवाब बिल्कुल सही है। ये आपका द्विलिंगी पुष्प है। क्यों द्विलिंगी है, क्योंकि इसमें देखो नर भाग भी पाया जा रहा और इसमें मादा भाग भी पाया जा रहा, ठीक है। एक पुष्प के जितने भाग है उनका नाम लिखते हैं। सबसे पहले पुष्प जिस पे टिका है उसे पुष्पासन कहते हैं, ठीक है। पुष्पासन के अगल बगल जो हरे रंग की पत्तियां पाई जाती हैं उन्हें बाह्य दल पुंज कहा जाता है। बाह्य दल पुंज कहा जाता है। अगर ढेर सारी पत्ती है तो बाह्य दल पुंज, एक है तो बाह्य दल कहलाएगा। सेम उसी तरीके से इसमें जो रंग बिरंगी पत्तियां हैं उनको दल पुंज कहते हैं। ढेर सारी है तो दल पुंज, एक है तो दल, ठीक है। दल पुंज की इकाई को दल कहते हैं। पुष्प का नर भाग ये वाला है, इसे पुमंग कहते हैं। और पुमंग की इकाई को यानी एक को पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। सेम उसी तरीके से पुष्प के मादा भाग को जायांग कहा जाता है और जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना। ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। यहाँ पर समझ में आ गया, आ गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक पुष्प के कितने भाग थे वो सारा हमने करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद रखना पुष्प के हमारे 4 भाग, एक पुष्प के मुख्यतः 4 भाग थे। कौन कौन सा था भैया? क्या था सबसे पहले? सबसे आगे में क्या मिलेगा? बाह्य दलपुंज, फिर मिलेगा दलपुंज, फिर मिलेगा पुमंग और फिर मिलेगा जायांग। है ना, ये सभी को याद रखना है, ठीक है। बाह्य दलपुंज की इकाई को हम कहते हैं बाह्य दल, ठीक है। दलपुंज की इकाई को क्या कहते हैं? अरे कमेंट में मत लिखिए, मेरे सामने बोलिए। हेलो, मेरे सामने बोलो सब लोग। भैया अपने हाथ में कॉपी किताब रखे हो, हाथ में पेन रखे हो, मुंह खोलो। बस खड़े खातिर तुम लोग मुंह खोलते हो जी, हैं? तो मुंह खोलने का इस्तेमाल बोलने के लिए करिए, अच्छा शब्द, अच्छा सवाल का जवाब। चलो सभी लोग मुंह खोलकर जवाब दीजिए। दलपुंज की इकाई को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, बोलो बेटा। दलपुंज की इकाई को क्या कहते हैं? तुम वहीं से कह रहे कलुआ। ए बेटा पहले आप बताइए, दलपुंज की इकाई को क्या कहते हैं? दल। बहुत बढ़िया कलुआ, बिल्कुल सही जवाब। दलपुंज की इकाई को दल कहते हैं। चलो अगला, पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं? तुम बताओ फटाफट से, ठीक है। जहां पर भी हो चिल्ला कर बोलो, मम्मी पापा को लगना चाहिए कि कौन पढ़ावत हिया, हमने लइकन के एकदम पगलवा दे हिया। ऐसे मम्मी पापा को बोलना देना, ठीक है। तो मेरे साथ बोलिए, पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, पुमंग की इकाई क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, पुंकेसर। बहुत बढ़िया, ठीक है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। गुड, वेरी गुड, ठीक है। अगला, जायांग की इकाई, ठीक है। ऐसा पढ़ाएंगे ना तुम लोगों को फील नहीं होगा कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऐसा लगेगा कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। बस मार नहीं पाएंगे, बाकी सब कुछ करेंगे, डांटेंगे, चिल्लाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल फील नहीं होने देंगे तुम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ऐसा लगेगा कि निधि मैम सामने ही है ना, और कब आके झपाटा मार दे, ऐसा आप लोगों को फील आएगा, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है, ऑनलाइन में ऑफलाइन का फील कराएंगे आप लोगों को। और जायांग की इकाई को क्या कहते हैं? स्त्री केसर, है ना। जायांग की इकाई को क्या कहते हैं? तो याद रखना, स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहा जाता है, ये सभी को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चा आपके सामने आ गया। अब हमने ये चारों तो समझा दिया, ठीक है। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। एक और चीज याद रखना, इनको ग्रुप्स में बांट दिया गया है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज को कहा जाता है सहायक अंग। बाह्य दलपुंज और दलपुंज को हम सहायक अंग कहते हैं, और पुमंग और जायांग को आवश्यक अंग कहा जाता है। अब सवाल है कि मैम ये क्या है? तो देखो, अब इसको हम समझाते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। तुम सबको पता है कि पूरे यूट्यूब पर सबसे खतरनाक एक ही चीज इस टाइम पे चल रहा है, निधि मैम का एग्जाम्पल। हम जब एग्जाम्पल देते हैं तो मोदी जी भी अपने दिल पे हाथ रख लेते हैं कि पक्का एक दिन यूट्यूब को बैन करवा देगी, है ना। तो फिर से हम एग्जाम्पल देने वाले हैं, बहुत ही खतरनाक, दिल पर हाथ रख लीजिए। तो समझिए, आप शादी ब्याह में जाते हो, ठीक है। शादी ब्याह में बहुत सारे लोग होते हैं, शादी ब्याह में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? दुल्हा और दुल्हन। अगर शादी ब्याह में दुल्हा और दुल्हन नहीं है, आप बताओ ब्याह संपन्न होगा? नहीं होगा, ठीक है। भले ही करोड़पति ही क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर उस शादी में दुल्हा और दुल्हन नहीं, मान लो दुल्हन फरार हो गई या दुल्हा फरार हो गया, दोनों में से अगर कोई भी फरार हो गया तो भैया शादी कैंसल, वो शादी नहीं हो सकता। सेम उसी तरीके से भैया, एक पुष्प में 4 चीजें हैं, लेकिन इन चारों में से पुमंग और जायांग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं रहेंगे तो शादी नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों के बिना जनन की क्रिया नहीं हो सकती। जनन कौन करेगा? नर और मादा भाग्न जी। तो ये दोनों नहीं रहेंगे तो जनन नहीं होगा, जनन नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा तो आगे नया पौधा नहीं बनेगा, नया पौधा नहीं बनेगा तो हो गया गड़बड़, है ना। तो इससे याद रखना है कि जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जनन की क्रिया के लिए जो जरूरी होता है उसको कहते आवश्यक अंग। जनन की क्रिया के लिए जो जरूरी है उसे क्या कहेंगे? आवश्यक अंग कहेंगे। और जो जनन की क्रिया में केवल सहायता करता है, नहीं भी रहा तब वो हो जाएगा। अब शादी ब्याह में बाराती 10 गो नहीं आएंगे, थोड़े नहीं कुछ हो रहा है, बाराती नहीं आएंगे, कोनो बात
नहीं, आ गए तो नाचेंगे खा पी के, नहीं आए तो कोनो बात नहीं। तो जिनका रहना न रहना, ठीक है, अगर नहीं रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको कहते हैं सहायक अंग। बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये दोनों रहेंगे तब वो जनन की क्रिया होगी, नहीं रहेंगे तब वो जनन की क्रिया होगी। इनका काम होता है केवल सहायता करना, इनका काम क्या होता है, केवल और केवल जनन की क्रिया में सहायता करना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सहायक अंग का मतलब एक पुष्प के वो अंग जो जनन की क्रिया में सहायता करते। सिंपल सा डेफिनेशन, एकदम आसान, घालू मूली का जवाब। सहायक अंग मतलब पुष्प के वे अंग, पुष्प के वे अंग जो जनन की क्रिया में, पुष्प के वे अंग जो जनन की क्रिया में सहायता करते हैं, जो जनन की क्रिया में केवल सहायता करते हैं, सहायता करते हैं, क्या कहलाता है, सहायक अंग कहलाता है। क्या कहलाता है, सहायक अंग कहलाता है। नेक्स्ट है आवश्यक अंग, पुष्प के वो अंग जिनके बिना जनन की क्रिया नहीं हो सकती, है ना। पुष्प के वे अंग, पुष्प के वे अंग जिनके बिना जनन की क्रिया, जिसके बिना जनन की क्रिया नहीं हो सकती, क्या कहलाता है, याद रखना, इसे आवश्यक अंग कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस समय कोई को दिक्कत परेशानी कुछ है, नहीं है, सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आइए, ठीक है। तो पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, पुमंग, और पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर। पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है, जायांग, और जायांग की इकाई को क्या कहते हैं, स्त्री केसर। पुमंग की इकाई पुंकेसर, जायांग की इकाई स्त्री केसर। अंग्रेजी नाम भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुमंग को कहते हैं एंड्रोसियम, पुमंग को कहा जाता है एंड्रोसियम, और जायांग को कहते हैं गाइनोसियम, ठीक है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर को अंग्रेजी में कहते हैं स्टेमन, और जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। लड़की कैसी होती है, पिस्टल की तरह, ठीक है, एकदम भरी हुई गोली होती है, जब जहां चल दे 2-3 लोगों का जान तो ले ही लेती हैं लड़कियां, है ना। ऐसा बड़े बड़े शायर हम लोगों के लिए कहते हैं कि हम लोग चलती फिरती गोली होते हैं जो लोगों का जान लेते रहते हैं, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत सोचे हम अपनी बात कर रहे हैं, हम लड़कियों की बात कर रहे हैं बस। अब लड़कियों को याद रखना है पिस्टल, है ना, लड़कियां क्या होती है, पिस्टल होती है। तो सेम इसी तरीके से याद रखना है, पुष्प के मादा भाग को गाइनोसियम कहेंगे, और गाइनोसियम की इकाई को पिस्टल कहेंगे। क्या कहेंगे, पिस्टल कहेंगे। ये आपको याद रखना है। सबको समझ में आ गया, हाँ या ना, बोलो बोलो, यहां तक सबको क्लियर, क्लियर है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला पुष्प क्या है, यह तने का रूपांतरित प्ररोह होता है, या पौधों का जननांग होता है, ठीक है। पुष्प 2 प्रकार का होता है, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी का मतलब जिसमें नर और मादा में से केवल एक भाग प्रेजेंट होगा, एक लिंगी कहलाएगा। जिसमें नर और मादा दोनों प्रेजेंट होगा, उसे द्विलिंगी कहेंगे। हमने ये पढ़ाया। फिर हमने आपको बताया पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं, पुमंग को अंग्रेजी में एंड्रोसियम कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर को अंग्रेजी में स्टेमन कहते हैं। अंग्रेजी शब्द भी याद रखना, 12th में भी काम आएगा, 12th के बाद भी काम आएगा, ठीक है। पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं, जायांग को अंग्रेजी में गाइनोसियम कहते हैं, और जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं, और स्त्री केसर को अंग्रेजी में पिस्टल कहते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। पिस्टल कहते हैं बट हम इसको समझाने के लिए पिस्टल बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सब कुछ समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं। तो पुष्प में बच्चा सबसे पहले पुष्प जिस पे टिका है उसे क्या कहा जाएगा, पुष्पासन, ठीक है। फिर हरे रंग की पत्तियों को क्या कहेंगे, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, और एक हो तो क्या कहलाएगा, बाह्य दल। रंग बिरंगी पत्तियों को क्या कहते हैं, दल पुंज, एक है तो दल। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, पुमंग, पुमंग की इकाई को पुंकेसर। पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं, जायांग, और जायांग की इकाई को स्त्री केसर।
चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया। अब एक एक को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब एक एक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये अड़हुल का फूल है। अड़हुल के फूल में बच्चा ये देखो डंठल होता है, ठीक है। उसके बाद जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। ये रंग बिरंगी पत्तियों को क्या कहते हैं? दलपुंज। अड़हुल का फूल कैसा फूल है? तो याद रखना द्विलिंगी है। अड़हुल का फूल कैसा होता है? तो याद रखना द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब जिसमें नर और मादा दोनों पाया जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हाँ जी बिल्कुल सही। देखो जैसे लड़कियों की जो डॉक्टर होती है ना, आप लोग कभी जब हॉस्पिटल में जाओगे तो जो लड़कियों की डॉक्टर होती हैं उनको गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। जैसे दिल का जो डॉक्टर होता है, दिल के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। सेम उसी तरीके से औरतों की जो स्पेशलिस्ट होती है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। इसी से आप याद रखना, ठीक है। गाइनोसियम, ठीक है। तो आप इससे याद कर सकते हो, मादा भाग को गाइनोसियम कहते हैं और मादा के डॉक्टर को गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो बस ऐसे जनरल नॉलेज के लिए याद रखना, ठीक है। तो अड़हुल का फूल हमारा द्विलिंगी फूल होता है, यानी ऐसा फूल जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाया जाएगा, जिसमें नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो भैया यहां तक हमको समझ में आ गया। अब एक एक करके हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम स्टार्ट करने वाले। समझो जितने भी हमारे पुष्प हैं उन पुष्पों में क्या होता है? लैंगिक जनन। पुष्पों में क्या होता है? लैंगिक जनन, ठीक है। अब लैंगिक जनन का मतलब होता है जब हमारा नर और मादा युग्मक, ठीक है, नर और मादा युग्मक मिल करके क्या करे? नर और मादा युग्मक मिलते हैं, जिसको निषेचन कहते हैं, और निषेचन करके भ्रूण का निर्माण करे। इसे कहा जाता है लैंगिक जनन। अगर आपसे पूछा जाए लैंगिक जनन क्या है, तो सिंपल सा जवाब है कि लैंगिक जनन का मतलब जब नर और मादा युग्मक, उसमें दो लोग रहेंगे, एक नर रहेगा एक मादा रहेगा। नर का काम होता है नर युग्मक बनाना, मादा का काम होता है मादा युग्मक बनाना। ये जूस कैसे आ गया? अच्छा वाह, थैंक यू। किस चीज का है ये? बेल का जूस अच्छा लगता है? हे भगवान, बेल का जूस जी कभी पिए हो आप लोग? यार लालच के चक्कर में जूस देखकर हम लालची बन गए, उठा तो लिए। खतरनाक है। हाँ। चलो लास्ट में पियेंगे, ठीक है। साइड कर देते हैं अभी। चलिए तो हमने क्या बोला? पुष्प में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है, ठीक है। लैंगिक जनन का मतलब जिसमें दो लोग होंगे, नर होगा मादा होगा। नर के शरीर में नर युग्मक और मादा के शरीर में मादा युग्मक बनता है, और दोनों युग्मक जब मिलेंगे तो आगे चल करके भ्रूण बनाएंगे। अब ये कहने के लिए तो आसान है कि भैया नर युग्मक मादा युग्मक बनेगा, मिलेगा, संतान बनेगा, कितना आसान लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है। लेकिन असली में बहुत लफड़ा होता है। असली में क्या होता है? बहुत बड़ा खेला होता है। वही खेला हम आपको समझाएंगे। ध्यान से देखो, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। निधि मैम का एग्जाम्पल तो भैया दिल पर हाथ रख लीजिए। मोदी जी भी रख लिए हैं, बाकी लोग भी रख लिए, तो प्लीज आप लोग अपने अपने दिल पे हाथ रखिए। अब मेरा एग्जाम्पल सुनो, आ जाओ। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, ठीक है। शादी, इसको समझेंगे हम शादी की तरह। अब देखो, दो लोगों की शादी कराना है तो भैया शादी में बहुत रस्म वसम सब होता है ना। देखो अगर किसी का शादी कराना है तो तीन चीजें होंगी। पहला क्या? शादी से पहले वाला चीज, शादी से पूर्व की घटना, यानी शादी से पहले वाली घटना को क्या कहेंगे? शादी से पूर्व घटना। फिर होगा शादी, और फिर तीसरा होगा शादी के बाद वाली घटना, यानी महाभारत, ठीक है। जो शादी किया है बर्बादी ही हुआ है, ठीक है, महाभारत हुआ है। मम्मी पापा से पूछ लो, है ना। ये पूछने के बाद तो एक और महाभारत हो जाएगा। पता चला हम धरा गए तो हमारा भी काम खत्म हो गया, ठीक है। तो प्लीज आपने मम्मी पापा से पूछिएगा मत कि मम्मी शादी के बाद क्या हुआ, महाभारत पूछना नहीं है, समझाने के लिए। तो देखो शादी में, शादी होने से पहले जो चीज होता है उसको कहते हैं शादी से पूर्व घटना, ठीक है। फिर शादी होगा और फिर शादी के बाद वाली घटना होगा। अब शादी से पूर्व की घटना में क्या होगा? सबसे पहले लड़का लड़की पैदा होंगे, है ना भैया। बिना पैदा हुए थोड़े ना शादी हो जाएगा। पहले वो दोनों पैदा होंगे, बड़े होंगे, बड़े होने के बाद दोनों को मिलवाया जाएगा, छेकैया होगा। छेकैया कैसे लिखते हैं जी? छेकैया, ठीक है। हमारा थोड़ा सा हिंदी में कुछ नहीं आता है लिखने। छेकैया, ठीक है। आप लोग को पता होगा, वो दिखावटी होता है ना, दिखावा दिया जाएगा, ठीक है। पहले क्या हुआ? लड़का लड़की पैदा हुए, बड़े हुए, ओके,
बाद छेकैया हुआ, ओकरे बाद भैया बारात पहुंचकर शादी हुआ, शादी हुआ, ठीक है। शादी होने के बाद फिर क्या होगा भैया, फिर आपका मान लो संतान होगा, अब फिर महाभारत होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, पूरा डेटा बना दिया। तो जो लोग भी शादी करना चाहते हैं इस चार्ट को देखकर समझ गए हो कि शादी नहीं करना, क्योंकि अंत में यही चीज होगा, ठीक है। तो अगर आप अंत अच्छा चाहते हो तो मत करिए। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। शादी थोड़ा समझाना है हमको, तो भैया निषेचन समझाना है। तो देखिए जितने भी पुष्प है, पुष्प, अरे ठीक है, जितने भी पुष्प होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। उनमें क्या होगा, लैंगिक जनन होगा। और लैंगिक जनन की 3 घटनाएं होती हैं, ठीक है। यानी पहला होता है निषेचन पूर्व घटना। लैंगिक जनन में क्या होगा, नर और मादा युग्मक मिलेंगे। लैंगिक जनन का मतलब होता है नर और मादा युग्मक का मिलना, लेकिन दोनों के मिलने से पहले जो चीज होगा हम उसे क्या कहेंगे, निषेचन पूर्व घटना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलो देखो, आप लोगों को एक चीज बता दें, हमारे पास ब्लॉक करने का ऑप्शन है, हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो कृपया करके आप लोग कुछ भी ऐसा वैसा मैसेज करोगे ना, देखो हम आपको दिखा देते हैं। एक बच्चा है, क्या नाम है इसका, शिव संवाद। शिव संवाद जी नाम रखे हो, शिव, काम कर रहे हो तुम, है राक्षसों वाला, पहला चीज। दूसरा चीज बेटा देखो, तुम ब्लॉक हो गए कैसे। अब हमने यहाँ पर किया हाइड यूजर ऑन दिस चैनल। अब इसको करने के बाद ना ये बच्चा को कभी ये चैनल नहीं मिलेगा। तो अब आप चाहते हो कि आप जिंदगी भर से इस चैनल से हाथ धो दे, तो आप फालतू कमेंट करिएगा। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो चुपचाप से अच्छा कमेंट करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दे दिया, वो बच्चा कभी जीवन में यूपी बोर्ड 11th एंड 12th चैनल नहीं ढूंढ पाएगा। आइए, ठीक है। तो हमने कहा पुष्प में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन का मतलब जब नर और मादा युग्मक मिलकर संतान बनाए, है ना। जब नर और मादा युग्मक मिलकर संतान बनाए तो उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। और नर और मादा युग्मक का मिलना इसे निषेचन कहा जाता है, ठीक है। नर और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। निषेचन से पहले जो कुछ भी होगा उसे निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। निषेचन से पहले जो कुछ भी होगा उसे निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। दूसरा बच्चा निषेचन और तीसरा निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना यानी निषेचन के बाद होने वाली घटना, उसे क्या कहा जाएगा, निषेचन पश्च घटना, ठीक है। अब इनको भी समझ लो, ठीक है। निषेचन से पहले क्या होगा, निषेचन यानी नर और मादा युग्मक इनके मिलने से पहले, नर और मादा युग्मक के मिलने से पहले क्या होगा, तो सबसे पहले नर और मादा युग्मक बनेंगे, उनका बनना ना जरूरी है। और नर और मादा युग्मक का मिलना, नर और मादा युग्मक का बनना, इसे कहते हैं युग्मक जनन, है ना। इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखना युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मक जनन का मतलब क्या है, युग्मक का बनना। युग्मक जनन का मतलब क्या होता है, याद रखना युग्मक का बनना, ठीक है। दूसरा, अब जब युग्मक बन जाएंगे, युग्मक जनन मतलब नर के शरीर में क्या बनेगा, नर युग्मक बनेगा, और मादा के शरीर में क्या बनेगा, मादा युग्मक बनेगा, मादा युग्मक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जब नर और मादा युग्मक बन जाएंगे, उन दोनों को एक दूसरे के पास लाया जाएगा, इसे कहते हैं युग्मक स्थानांतरण, इसे कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। ये आपको याद रखना है, क्या कहेंगे, युग्मक स्थानांतरण कहेंगे, ठीक है। ये सभी को क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ओके ओके, क्लियर है। मैम मेरी मम्मी हंस रही है कहेंगे, अब मम्मी बोलेंगी कि मैडम से मत पढ़ो ठीक है। आंटी जी बच्चों को हंसाने के लिए हम ऐसे एग्जाम्पल दे देते हैं, बाकी हमारा कोई भी भावना नहीं रहता है, ठीक है। बस इन सबको चाहते हैं हंसते मुस्कुराते, और आप भी ऐसे ही हमारी क्लासेस को देखिए और हंसते रहिए, ठीक है। माँ हंसती हुई अच्छी लगती है, तो प्लीज आप ऐसे ही हंसते रहो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि पुष्पों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन का मतलब नर और मादा युग्मक मिलकर संतान बनाए। नर और मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन से पहले जो कुछ भी होगा उसे निषेचन पूर्व घटना कहेंगे।
उसमें पहले युग्मक जनन होगा, यानी युग्मक का बनना युग्मक जनन कहलाता है। बनने के बाद युग्मकों को एक दूसरे के पास लाया जाता है, इसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो दोनों क्या कर लेंगे, मिल जाएंगे, और मिल करके क्या बना लेंगे, तो याद रखना संतान बना लेंगे। ठीक है, नर और मादा युग्मक मिलने को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब जैसे ही नर और मादा युग्मक मिले, ठीक है, नर और मादा युग्मक के मिलने से हमारा क्या होगा, एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करेगा, इसे भ्रूणोद्भव कहेंगे। भ्रूणोद्भव है ना, तो ये आपको याद रखना, इतना आप लोग को क्लियर रहेगा तो समझ आ गया। ठीक है, भ्रूणोद्भव ये आपको याद रखना है, युग्मनज का निर्माण। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? बताओ फटाफट से, क्या यहां तक सभी को क्लियर? जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, चलिए एक बच्चा और ब्लॉक हुआ, प्रतीक तिवारी। चलो बेटा, आप शायद ना एक बार मेरा निधि मैम साइंस का क्लास देख कर आओ। टोटल 2800 बच्चों को ब्लॉक करके रखे हैं, है ना। हमको संख्या नहीं दिखाना है, हमको अच्छे बच्चों को पढ़ाना है। तो एक बच्चा और गया, अब आप लिखिए कमेंट। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा डन हो चुका। ठीक है, यहां तक में देख लो बच्चा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? नहीं है। देखो, हमने कहा पुष्प, एक पुष्प में नर भाग है, नर भाग को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। मादा भाग को क्या कहेंगे, जायांग कहेंगे। ठीक है, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहेंगे, जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहेंगे। ठीक है, याद रखना, पुंकेसर का काम होता है नर युग्मक को बनाना, और स्त्री केसर का काम होता है मादा युग्मक को बनाना। जब ये दोनों युग्मक बन जाएंगे, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, और नर और मादा युग्मक मिलकर के सबसे पहले क्या बनाएंगे, युग्मनज। ठीक है, यानी बच्चे की पहली कोशिका। ठीक है, और युग्मनज आगे चल करके क्या करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले नर और मादा युग्मक बनेंगे, दोनों मिलेंगे तो क्या बनता है, युग्मनज बनेगा। नर और मादा युग्मक के मिलने से क्या बनेगा, तो याद रखना युग्मनज बनेगा। युग्मनज आगे चल करके क्या बनेगा, तो याद रखना युग्मनज आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम देखो फटाफट से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये सभी लोग को बता देते हैं। अब हमारा फटाफट से कंप्लीट होने वाला है। नर जननांग को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। अब ध्यान से समझो, पुष्प का नरभाग क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है। पुमंग देखने पर, ठीक है, पुमंग जो बच्चा पुमंग है ना, नरभाग को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। ढेर सारा नरभाग है तो इसे पुमंग कहा जाएगा। अगर एक है तो क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। इस पुंकेसर में, ठीक है, ऊपर का जो फूला हुआ भाग है इसे कहा जाता है परागकोश। ठीक है, ऊपर का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है। नीचे के डंठल को वृंत कहते हैं। परागकोश और वृंत को, जैसे हमारा ये सर है, ये हमारा सर है, ये हमारा धड़ है। सर और धड़ को जो जोड़ दे उसे क्या कहते हैं, गर्दन। देखो, सर धड़ जोड़ने वाला क्या कहलाता है, गर्दन कहलाता है। क्या कहलाता है, गर्दन। सेम उसी तरीके से ये पुष्प का नरभाग है, नरभाग को कहते हैं पुमंग। ढेर सारा है तो पुमंग, एक है तो पुंकेसर। इस पुंकेसर में ऊपर का जो फूला हुआ भाग है उसे कहते हैं परागकोश, नीचे का जो डंठल है उसे कहते हैं वृंत। और ये दोनों जहां पर एक दूसरे से चिपके हुए, जुड़े हुए हैं, उस जगह को कहते हैं योजी। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, मैं हूं मनमोजी, है ना। तो योजी याद रखना है। परागकोश और वृंत को जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। क्लियर, क्लियर है ना। ठीक है, ये देखो इस तरीके से ये हमारा पुष्प का नरभाग है, जिसको क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। पुमंग में ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश है, परागकोश है। नीचे का डंठल वृंत है। जहां पर ये दोनों चिपके हैं उसे क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। अब परागकोश के बारे में एक चीज बता दे, परागकोश दो पालियों में, कबड्डी खेले हो ना, कबड्डी खेले हो कि नहीं, हुड़ कबड्डी, ऐसे दो पाली होता है, आधे इधर रहते आधे इधर रहते। उसी तरीके से परागकोश भी क्या होता है, दो पाली में बटा होता है। एक पाली इधर, एक पाली इधर, है ना। यहाँ पर देख लो, देने को मिलेगा। ये दो पालियों में क्या होता है, बटा होता है। अंदर में क्या होता है, तो याद रखना इसके अंदर पाया जाता है क्या, लघु बीजाणु।
कि इसके अंदर परागकोश के अंदर, बस समझो इसके अंदर क्या होगा, लघु बीजाणु होगा। ठीक है, परागकोश, ठीक है, परागकोश क्या है, तो भैया पुष्प का नर भाग पुंमंग, पुंमंग की इकाई पुंकेसर, पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है। ठीक है, परागकोश 2 पालियों में बटा होता है, यह चतुष्कोणीय होता है। परागकोश के बारे में क्या क्या चीजें याद रखना है, परागकोश के बारे में सबसे पहला पुंकेसर का ऊपरी फूला भाग, पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग, पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग, पहला चीज। दूसरा, ये द्विपालित होता है, यानी 2 पालियों में बटा होता है, द्विपालित होता है। तीसरा, चतुष्कोणीय होता है, यानी 4 कोनों वाला, देखो ऐसे ऐसे 4 कोनों वाला होगा और 2 पाली में बटा होगा। ठीक है, चतुष्कोणीय होगा, चतुष्कोणीय होगा, यानी 4 कोनों वाला, 4 कोनों वाला। ठीक है, अगला भैया याद रखना, इसके चारों कोनों पर छोटी छोटी थैलियां होंगी जिनको लघु बीजाणु धानी कहते। इसके चारों कोनों पर, इसके चारों कोनों पर छोटी छोटी थैलियां, छोटी छोटी थैलियां होती हैं, थैलियां होती हैं जिन्हें लघु बीजाणु धानी कहते हैं, जिन्हें लघु बीजाणु धानी कहते हैं, जिन्हें लघु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है, कितनी होती है, 4 थैलियां होती हैं। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है परागकोश के बारे में। अब आइए पुष्प के मादा भाग पर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पुष्प का मादा भाग। ठीक है, तो ये पुष्प का मादा भाग को क्या कहते हैं, जायांग। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले पुष्प के चक्र याद रखना। अगर एक पुष्प को ध्यान से देखो, वो एक शायरी याद करवाते हैं। ठीक है, जब भी आपको हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे, जब आपको हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे, है ना, आपको बच्चा याद रखना, मैम मैं आपको दीदी कह सकता हूँ क्योंकि आप घर जैसा पढ़ाती हैं। अरे बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल। विजय वर्मा जी थैंक यू, बिल्कुल आप हमें दीदी कह सकते हो, हमें बहुत खुशी होगा। आप हमको मैम मत बोलो क्योंकि हमसे बहुत गलतियां होंगी। ठीक है, बहन बोलोगे तो लड़ोगे झगड़ोगे बट मेरे साथ रहोगे। ठीक है, हम पहले दिन भी बोले थे कि आप हमको अपनी बहन समझो। ठीक है, सभी लोग हमको प्लीज दीदू बोला करो। मेरे बिहार में हमको बच्चे दीदू कहते हैं, आप मेरे जाकर इंस्टा पर वीडियोस देखना, बिहार के बच्चे हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो अपनी बहन कहते हैं। हम चाहते हैं यूपी वाले भी हमसे वैसे ही प्यार करें, है ना, तो प्लीज आप हमको दीदी बोलो, हमको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अभी आप पुष्प के चक्र पर तो एक शायरी याद रखना है। वो शायरी क्या है, डब्बा में डब्बा, डब्बा में केक, निधि मैम के रसगुल्ले लाखों में एक, है ना। इस शायरी को याद रखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब कहोगे मैम ये क्यों समझाए, जैसे हमने कहा कि डब्बा में डब्बा और डब्बा में केक, सेम उसी तरीके से एक फूल को देखोगे तो एक फूल में 4 चक्र होता है, एगो, दूगो, 3 गो, 4 गो। ठीक है, सबसे बाहर एक फूल को देखने पर सबसे बाहर में क्या देखने को मिलेगा, उसकी जो हरे रंग की पत्तियां हैं। ठीक है, याद रखना, एक फूल को देखने पर सबसे बाहर में आपको क्या मिलेगा, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ये पहला चक्र होता है। उसके बाद क्या मिलेगा, दलपुंज। जैसे घर में अगर कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो पापा, ठीक है, आप लोग कहते हो ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पिता का क्या काम है ना, तो याद रखना, जिस घर में पिता है समझो वो घर है। ठीक है, पिता के बिना वो घर नहीं, वो शमशान बन जाता है। ठीक है, हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहां पर जब तक पिता रहता है ना, पूरे रिश्तेदार इज्जत करते हैं। जिस दिन पिता नहीं रहा, रिश्तेदारों के नजर में वो घर नहीं होता, वहां पे शादी का कार्ड नहीं आता, वहां पर कभी भी किसी खुशी में बुलावा नहीं आता। तो पिता की अहमियत प्लीज आप लोग करिए और पिता को जितना उनके लिए कर सकते हो प्लीज उनके लिए करो। एक पिता है जो आंसू बहाकर अपना प्यार आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन उसके दिल में कितना प्यार है वो आप कभी जान नहीं पाओगे। तो मेरे दोस्त, पिता के बारे में हम क्यों बोले,
जब कभी घर में लड़ाई झगड़ा होगा ना तो पिता सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कौन खड़ा होगा? पिता। कहेगा मेरे परिवार वालों को छूने से पहले तुम्हें हमसे लड़ना होगा। जब पिता, मान लो पिता घर पर नहीं है तो दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है? भाई। भाई कहता है जब तक मैं खड़ा हूं कोई भी मेरे घर वालों को हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन अगर मान लो घर वाले, पिता नहीं है, भाई नहीं है, तो फिर सामने कौन आती है? झांसी की रानी हमारी माँ, है ना। माँ फिर आती है, माँ कहती है जब तक मैं हूं तब तक क्या करना है? नहीं, छुए भी नहीं है, बाद में पी लेंगे, ठीक है। और माँ कहती है मैं किसी को भी कुछ भी होने नहीं दूंगी। और चौथे नंबर पे हमारे घर से लड़कियां निकलती हैं। हमेशा औरतों को, लड़कियों को, बेटियों को सबसे लास्ट में, सबसे बचा कर रखा जाता है। सेम इसी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो, एक पुष्प में सबसे बाहर में कौन मिलेगा? बाह्यदल पुंज। उसके बाद कौन मिलेगा? दल पुंज। उसके बाद कौन मिलेगा? पुष्प का, अरे हो गया गड़बड़, हमसे बिना गड़बड़ का कमवे नहीं होता है जी। दलपुंज, ठीक है। उसके बाद कौन मिलेगा? पुमंग यानी नर भाग। और सबसे लास्ट में कौन मिलेगा? मादा भाग। ये पुष्प के चक्र है, ठीक है। सबसे बाहरी चक्र को क्या कहते हैं? बाह्यदलपुंज। दूसरा चक्र क्या कहलाता है? दलपुंज। तीसरा चक्र क्या कहलाता है? पुमंग। और चौथा क्या कहलाता है? याद रखना, जायांग, है ना, जायांग। ये सभी को याद रखना है, ठीक है। ये पुष्प के 4 चक्र है। ये क्या है मेरे दोस्त? पुष्प के 4 चक्र है, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ठीक है। सभी को याद हो गया। पुष्प के कितने चक्र होते हैं? 4, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। एक एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाह्यदलपुंज। तो पुष्प में जो हरे रंग की पंखुड़ियां होती हैं, पुष्प की हरे रंग की पत्तियों, हरे रंग की पत्तियों को बाह्यदल पुंज कहा जाता है, जो पुष्पासन से जुड़ी होती हैं। बाह्यदल पुंज कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होती है? पुष्पासन से जुड़ी होती है। यह पुष्पासन से जुड़ी होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना। और ये करती क्या है? तो कली अवस्था में पुष्प की सुरक्षा। कभी आप कली देखे हो? कली, ठीक है। कभी आपने कली देखा है? तो जब आप कली देखोगे तो कली क्या होता है? ऐसे लपेटा होता है। इस तरीके से हमारा कली है, उस पर ऐसे, है ना। हमारा जो हरे रंग की पत्तियां होती है, देखो फूल अभी खिला नहीं है तो इसको, उसकी चारों तरफ क्या है? हरे रंग की पत्तियां उसको ढकी रहती हैं। जैसे जैसे फूल खिलता है ये नीचे की तरफ आ जाएंगी। तो इन्हीं को बाह्यदलपुंज कहते हैं, जो कली अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है, ठीक है। बाह्यदलपुंज क्या करता है? जो कली अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है, इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना, बाह्यदल पुंज कहा जाता है ना। इसे क्या कहेंगे हम? तो सिंपल सा याद रखना, इसे बाह्यदल पुंज कहेंगे, बाह्यदल पुंज कहेंगे। फिर आ जाओ अगला, ठीक है। पुष्प की रंग बिरंगी पत्तियों को, पुष्प की रंग बिरंगी पंखुड़ियों को क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। इनका काम क्या होता है? कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना, ठीक है। इनका काम क्या होता है? तो ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करती हैं, अपनी तरफ खींचने का काम करती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए दलपुंज क्या करती हैं, तो दलपुंज इतनी सुंदर होती हैं, सुंदर है तो भैया क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी, है ना। याद रखना क्या करेंगी, ठीक है। अरे बिल्कुल लिखो जी, ठीक है। क्या पढ़ा रहे थे? हाँ, दलपुंज क्या करता है? तो यह परागण की क्रिया के लिए कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यह परागण की क्रिया के लिए कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको बच्चा याद रखना है, ठीक है। चलो अगला, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, ठीक है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। इसका ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है। नीचे के डंठल को वृंत कहते हैं और दोनों को जोड़ने वाले को योजी कहते हैं, ठीक है। पुष्प का नर भाग क्या करता है? तो पराग कण बनाता है।
क्या बनाता है? परागकण। इसका दूसरा नाम लघु बीजाणु। जैसे देखो किसी का नाम होता है सुंदर लाल, लेकिन घर पे उसको सब कहते हैं कलुआ, उसी तरीके से इसका नाम है परागकण। लेकिन जब तक ये घर के अंदर यानी परागकोश के अंदर रहता है, इसे कहा जाता है लघु बीजाणु। तो कंफ्यूज नहीं होना। और इसके अंदर होता है हमारा नर युग्मक, इसके अंदर पाया जाता है नर युग्मक। ये भी आपको याद रखना है। जैसे हमने कहा डब्बा में डब्बा, डब्बा में केक, इसी शायरी से आपको याद रखना है। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर का फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है। परागकोश के अंदर 4 छोटी छोटी थैलियां होती हैं, उन थैलियों को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी। और लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या होता है? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु के अंदर क्या है? नर युग्मक। नर युग्मक। ये सभी को याद रखना है, ठीक है? इतना सभी को दिक्कत कोई नहीं ना है जी। अब देखो पुष्प का मादा भाग। पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं, जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर में ऊपर का जो छतरी नुमा भाग है, इसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहा जाता है। यहाँ पर परागकण आकर गिरता है, ठीक है? जैसे अगर कभी शादी ब्याह होता है तो बारात दुआरे पर आता है ना, गाना भी बजता है, ठीक है? दुआरे पर बारात आ गया, ले चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, है ना? ऐसा बहुत सारा गाना है ना द्वार पे। जितने भी गांव वाले लोग हैं उनको पता है, ठीक है? हम जैसे गांव वाले लोग जो होते हैं ना, मंडप संडप हम लोगों का दुआरे पे बनता है भैया, ठीक है? तो बारात कहाँ आता है? द्वार पे आता है। सेम उस तरीके से देखो नर और मादा युग्मक मिलेंगे तो संतान बनेगा, ठीक है? तो नर युग्मक को मादा के पास लाना ना होगा तो वो कहाँ आकर गिरता है? वर्तिकाग्र पर। बारात कहाँ आएगा? वर्तिकाग्र पर आएगा, ठीक है? तो इसी तरीके से याद रखना कि जो परागकण होता है वो कहाँ आकर गिरता है? वर्तिकाग्र पर गिरता है। ये जो आपको नलिका दिखाई दे रहा, इसे वर्तिका कहते हैं। सबसे नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, अंडाशय कहलाता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है? ये हमारा क्या है? तो बच्चा पुष्प का मादा भाग है जिसे जायांग कहते हैं। जायांग इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग, ऊपर का छतरीनुमा भाग वर्तिकाग्र, ये जो आपको नलिका दिखाई दे रहा वर्तिका, और सबसे नीचे का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाएगा? याद रखना, अंडाशय कहलाएगा, ठीक है? तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। ये भी हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका, ठीक है? तो पुष्प क्या है? क्विक रिवीजन। पुष्प क्या है? तो यह आवृत बीजी पादपों का जननांग होता है। पुष्प तने का रूपांतरित प्ररोह होता है। यहाँ पर जनन की क्रिया होती है। अगला हमने क्या बताया था? पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। बाह्य दलपुंज, यह बाहरी भाग होता है जो क्या करता है? कली अवस्था में, जब हमारा पुष्प क्या होगा? कली की अवस्था में होगा तो उसकी सुरक्षा करेगा। कली अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है। अगला दलपुंज, ये क्या है? तो रखना, ये रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं जो क्या करती है? कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अगला बच्चा नेक्स्ट है पुमंग। पुष्प के नर भाग को क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है। अगला है जायांग। पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। देखो मादा भाग बीच में है, अगल बगल में नर भाग। हमेशा आप देखते हो ना, लड़का लोग लड़की जहां पे रहती है, अक्सर लड़का लोग क्या होते हैं? मधुमक्खी की तरह मंडराते रहते हैं। गाना भी बजता है, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको बेसब्रों की तरह। तो बस इसी से याद रखना, जहां लड़की रहेगी लड़का लोग क्या होते हैं? वहीं पे मंडराते रहते हैं मधुमक्खी की तरह। उसी तरीके से ही हमारी मादा भाग है और उसके अगल बगल में क्या दिख रहा? नर भाग, ठीक है? तो पुष्प के मादा भाग को जायांग कहेंगे, जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहेंगे, पुष्प के नर भाग को पुमंग कहेंगे और पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहेंगे। क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है। डंठल को वृंत या पुतंतु कहते हैं, ठीक है? परागकोश अंदर से 2 पालियों में बटा होता है। चतुष्कोणी यानी 4 कोनों वाला होता है। इसके चारों कोनों पर छोटी छोटी थैलियां होती हैं। उन थैलियों को लघु बीजाणु धानी कहते हैं और लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु बनते हैं। लघु
बीजाणु के अंदर नर युग्मक होता है, ये सभी को याद रखना है। पुष्प का नर भाग पुमंग, पुमंग की इकाई पुंकेसर, पुंकेसर का फूला हुआ भाग परागकोश, परागकोश अंदर से दो पाली में बटा है, दिखने में चतुष्कोणीय है, उसके चारों कोनों पर छोटी छोटी थैलियां हैं, उन थैलियों को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है, उस धानी के अंदर क्या पाया जाता है? लघु बीजाणु पाया जाता है। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं, जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर को 3 भागों में बांटते हैं। ऊपर का छतरी नुमा भाग वर्तिकाग्र कहलाएगा, नीचे का नलिका नुमा भाग इसको वर्तिका कहते हैं, और सबसे नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। ठीक है, जायांग बच्चा 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। जायांग अगर उनके अंदर अंडाशय कितने, उसके आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अंडकों की संख्या के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक अंडपी, एक अंडपी मतलब जिसमें केवल एक अंडाशय हो, उसे क्या कहते हैं? एक अंडपी। जिसमें एक से अधिक अंडाशय होता है उसे कहते हैं बहुअंडपी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ चुका अंडकों के जुड़ने के आधार पर। अगर मान लो केवल एक अंडाशय इस तरीके से तो इसे कहते हैं व्युक्तांडपी। अगर बच्चा 2 अंडाशय आपस में इस तरीके से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से, तो इसे कहते हैं व्युक्तांडपी। ठीक है, सॉरी, व्युक्तांडपी मतलब अलग अलग। ये हमारे पास 2 अंडाशय है, दोनों अलग अलग है, इसको कहेंगे क्या? व्युक्तांडपी। अगर दोनों अंडाशय आपस में जुड़े हैं तो इसे क्या कहेंगे? युक्तांडपी। बस कंप्लीट। ठीक है, जायांग बच्चा, जायांग मतलब पुष्प का मादा भाग, ये 2 प्रकार का होता है। पहला संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर बांट सकते हैं तो 2 प्रकार का। अगर एक अंडाशय है तो इसे कहते हैं एकांडपी, एकांडपी। अगर बहुत सारा अंडाशय तो कहते हैं बहुअंडपी, बहुअंडपी। अब देखो, अगर 2 अंडाशय आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको कहते हैं युक्तांडपी। ठीक है, अंडाशय के जुड़ने के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट हम जायांग को बांट सकते हैं अंडाशय के जुड़ने के आधार पर, अंडाशय के जुड़ने के आधार पर, ये 2 प्रकार के। ठीक है, व्युक्तांडपी यानी अगर अंडाशय अलग अलग है तो उसे कहते हैं युक्तांडपी, अगर अंडाशय आपस में जुड़े हुए तो उसे कहते हैं युक्तांडपी। बस कंप्लीट है ना, ये पूरा बच्चा आपका कंप्लीट हो चुका। अब आ जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जितना पढ़ाए हैं आपको रोज ऐसे ही पढ़ाने वाले, एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर उस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में और नीट में आया हुआ है हम उनको सॉल्व करेंगे। देखो, आपके यूपी बोर्ड में आया हुआ सवाल है बच्चा, एक प्रारूपिक आवृत बीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है? चलो बताओ फटाफट से। ठीक है, आपके सामने सवाल आ चुका। हमने बोला कि पुष्प का नरभाग क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश है। जब हम इसको बीच से काटेंगे तो काटने पर पता चलता है ये 2 पालियों में बटा हुआ है और ये 4 कोनों वाला है। इसके चारों कोनों पर छोटी छोटी थैलियां हैं जिनको लघु बीजाणु धानी कहते हैं। तो बताओ लघु बीजाणु धानी की संख्या कितनी है? तो आपका जवाब है 4। कितनी? 4। ठीक है, कितनी थैलियां हैं? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 4 थैलियां हैं। 4 हमने इस पर टिक कर दिया। ओहो, सी पर 90% वोट, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने है, बहुअंडपी व्युक्तांडपी जायांग किसमें पाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है व्युक्तांडपी मतलब जिसके अंडाशय अलग अलग है। व्युक्तांडपी का मतलब क्या होगा? जिसके अंडाशय अलग अलग है। यहां पर हमने अभी एग्जांपल करवाया है ना, ये रहा व्युक्तांडपी। ठीक है, बहुअंडपी स्थिति में जब अंडाशय क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तो उसे हम कहते हैं बहुअंडपी। गुलाब और माइचेलिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका माइचेलिया दिया हुआ है चंपा। माइचेलिया का मतलब होता है चंपा। हाँ, ये हो गया। देख लो, यूपी बोर्ड में 2020 और 22 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 20 और 22 में आया हुआ सवाल है। तीसरा, पुष्प का वह भाग जो परागण के लिए कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है उसका नाम बताइए। ठीक है, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित कौन करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित कौन करता है? तो आप सबको पता है, एक पुष्प में 4 भाग था। बाह्य दलपुंज, ये कली अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है।
पुमंग ये नर भाग है जो नर युग्मक बनाएगा, ठीक है। जायांग ये मादा भाग है जो आपका मादा युग्मक बनाएगा, ठीक है। तो सवाल है बच्चा, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित कौन करता है? याद रखिएगा, दलपुंज। दलपुंज क्या करता है? ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है क्योंकि ये रंग बिरंगा है, ठीक है। यही लिए ये कीटों को क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है। अगला सवाल, बीजांड का, ये नहीं, ये तो आपके अभी पढ़ाई नहीं है। स्त्री केसर का वह भाग जो पराग कण के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म, बारात कहाँ आएगा? द्वारे पर। वही तरह पराग कण कहाँ गिरेगा? कौन बताएगा? वर्तिका पर। ये हमारा पुष्प का आधा भाग था ना, जेको जायांग कहते हैं। जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। ऊपर का छतरी नुमा भाग वर्तिकाग्र कहलाएगा, खोखला नली वर्तिका कहलाएगा और नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाएगा। अब देखो, ये जो छतरी नुमा भाग है यहीं पर न बारात आएगा, परागकण यहीं पर न आकर गिरेगा। इस जगह को क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। तो सही जवाब होगा वर्तिकाग्र, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहलाता है, ठीक है। और यहां पर हो गया ये हमारा कंप्लीट। होमवर्क देते हैं सभी को पुष्प की संरचना। सभी लोग घर पर पुष्प की संरचना का चित्र बनाएंगे और उसके पार्ट्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है। सभी लोगों को होमवर्क रहेगा पुष्प की संरचना बनाने का, ठीक है। तो बनाइए, पुष्प की संरचना बनाइए, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर हो गया ये हमारा कंप्लीट। किस बच्चे ने सबसे ज्यादा सही जवाब दिया है? तो अनीला यादव ने 3 क्वेश्चन पूछा गया, 3 में से 3 का जवाब दिया गया है। चलो बहुत बढ़िया है ना, 4 में से 3 क्वेश्चन का जवाब इन्होंने सही दिया है। अनीला बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब अनीला आपसे हम बैच में मिलेंगे। तो ये रहा हमारा परिश्रम बैच का पहला क्लास। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर कोई भी कमी लगता है तो आप हमको बता सकते हो। बाकी एक चीज बोलेंगे कि हम बहुत लंबी क्लासेस नहीं लेंगे, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, इतनी ही क्लासेस रहेगा। हंसा हंसा कर पढ़ाएंगे, खेला खिला कर पढ़ाएंगे। हंसते मुस्कुराते दांत दिखाते हुए आप लोग बहुत सारी नई चीजें सीखोगे, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करना है। आप लोगों को बायो बच्चा बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा, वादा कर रहे, वादा। आज पहला दिन है, आप लोगों को लास्ट डे अगर प्यार ना हो गया बायो से ना, तो हम बायो पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। जब हम बायो का लास्ट क्लासेस लेंगे ना, आप खुद कहोगे कि मैम पूरा साल बायो पढ़ने में मजा आ गया, ठीक है। मजा आ जाएगा आपको बहुत सारी चीजें एक क्लास में हम सिखाने वाले हैं। बाकी क्लासेस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। कौन कौन बायो की क्लासेस यानी नेक्स्ट क्लास परिश्रम बैच में करने वाला है, तैयार है, वो भी हमको बताएगा, ताकि हम आप लोगों का नाम भी परिश्रम बैच में ले लेंगे कि ये बच्चा हमारा यूट्यूब पर क्लास देखा था, ठीक है। तो कौन कौन बच्चे परिश्रम बैच में करने वाले हमारी दूसरी क्लास, वो भी कमेंट करेंगे। क्लासेस कैसा लगा ये भी बताएंगे। और हाँ, जाने से पहले अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो, कंजूसी छोड़िए, लाइक का बटन दबाइए पहले, ठीक है। फटाफट से एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए और हम अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, एक शायरी, अरे शायरी भूल गए हैं, ठीक है। शायरी भूल चुके हैं जी, ठीक है। चलो शायरी वारी रिसाइट करिए। ठीक है, चलो तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, निधि मैम की क्लासेस में आते रहिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल नए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि निधि मैम आपको मिलेंगी इसी चैनल पर। और अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा, उनको कहना उनकी बिटिया बहुत मेहनत कर रही, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत, बाय।